आज हम पढ़ेंगे मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनका जन्म सन 1931 ईस्वी में तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोटी नगर में हुआ था। डॉक्टर कलाम का कहना है कि जब मैं विज्ञान विषय से संबंधित अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने कणों का अध्ययन करता तो उससे प्रभु की सत्ता में मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता। आपकी परिकल्पना है कि सन 2020 ईस्वी तक भारत विकसित राष्ट्र बने। इस कल्पना को साकार करने के लिए आपने विज्ञान के क्षेत्र में गहन अनुसंधान किए तथा देश को उपग्रह प्रणाली में आत्मनिर्भर बनाया। सर्वप्रथम मिसाइल कार्यक्रम को भारत में एक पहचान दी। इसी कारण आपको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर कलाम को राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया गया है। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 शिलांग मेघालय में हुई थी। भारतीय सभ्यता की प्रभावशाली उपलब्धियों को देखने पर यह विश्वास प्रबल हो जाता है कि भारत पिछली सहस्राब्दी में एक उन्नत समाज था। कई धर्मों के संतों, दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों, खगोलविदों और गणितज्ञों के प्रेरक योगदानों के द्वारा बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रही। उनके नए तथा मौलिक विचारों, सिद्धांतों और व्यवहारों ने हमारे अपने बौद्धिक समाज के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया। शिक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत उन्नत था। यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय थे। यहाँ न केवल भारत से बल्कि दूर दूर के देशों जैसे बेबीलोन, ग्रीस, सीरिया, अरेबिया तथा चीन से विद्यार्थी विभिन्न विषयों भाषा, व्याकरण, दर्शनशास्त्र, औषधि विज्ञान, सर्जरी, धनुर्विद्या, अकाउंट्स, वाणिज्य, भविष्य विज्ञान, दस्तावेजीकरण, तंत्र विद्या, संगीत, नृत्य तथा छिपे हुए खजानों को खोजने की विद्या सीखने के लिए आते थे। शिक्षकों के समूह में कौटिल्य, पाणिनि, जीवक, अभिनवगुप्त तथा पतंजलि जैसे प्रसिद्ध आचार्य थे। यानी भारत पूर्व में भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नत था। इन महाविद्यालयों में तक्षशिला और नालंदा में भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते थे। भारत ने शून्य का आविष्कार किया जिससे गणना की दोहरी प्रणाली शुरू हुई। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम इसका श्रेय भारतीयों को देते हैं जिन्होंने हमें गणना करना सिखाया। भारत ने दशमलव पद्धति का भी आविष्कार किया। यानी पूर्व में भारत में ने शून्य का आविष्कार और दशमलव पद्धति का आविष्कार किया। यूक्लिड से काफ़ी पहले भारत ने ज्यामिति के नाम से रेखागणित का प्रयोग किया जाता था। आर्यभट्ट ने
किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई के रूप में परिभाषित किया था और दशमलव के 4 अंकों तक इसका शुद्ध मान बताया था। 1500 वर्ष पहले सूर्य सिद्धांत में भास्कराचार्य ने सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी द्वारा लिए गए समय की 9 दशमलव स्थानों में गणना की। इसके अलावा कोपरनिकस से 1000 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने का जो सिद्धांत है वो आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से 1000 वर्ष पहले ही कर दिया था, जबकि सूर्य सिद्धांत में भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को पहचाना था। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में चरक ने आयुर्वेद को समेकित किया और 2500 वर्ष पहले सुश्रुत ने जटिल शल्य क्रियाएं की थी। यानी आज के युग में जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं, इसका आविष्कार 2500 वर्ष पहले ही सुश्रुत ने कर दिया था और इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है, सुश्रुत संहिता, जिसमें शल्य क्रिया के ऊपर सभी कुछ दिया हुआ है। यानी भारत के जितने भी महान आचार्य हैं उन्होंने आधुनिक युग के वैज्ञानिकों से भी कहीं पहले इन सिद्धांतों की खोज की थी। ये उपलब्धियां केवल हमारे अतीत तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि भारत की आज़ादी से पहले हमारे पास विश्व स्तरीय वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक, इंजीनियर, चिकित्सक और लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े लोग थे। हमारे पास S.N. बोस, मेघनाथ साहा, J.C. बोस, सर C.V. रमन, सर K.S. कृष्णन, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, B.S. राय जैसे वैज्ञानिक, रामानुजन जैसे गणितज्ञ, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कवि, विवेकानंद जैसे दार्शनिक संत रहे। यानी ऐसा नहीं है कि भारत में पूर्व काल में ही, पुराने समय में ही कई जो आचार्य थे, विद्वान थे, वही हुए हैं, बल्कि आज़ादी से कुछ समय पहले भी हमारे यहाँ वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक रहे हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। यानी विवेकानंद जैसे दार्शनिक जिन्होंने विश्व में अपना परचम लहराया, रामानुजन जैसे गणितज्ञ, होमी जहांगीर भाभा जैसे वैज्ञानिक, ये सभी हमारे भारत में रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। इसमें महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना और आधारभूत ढांचे के निर्माण को प्रेरित किया। 70 के दशक में पहले हरित क्रांति के परिणाम देखने को मिले, जिसने भारत को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। ऑपरेशन फ्लड ने भारत को निश्चित समयावधि में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाया। यानी स्वतंत्रता के बाद भी भारत में कई सारी योजनाएं देखने को मिली हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में भी काफ़ी विकास देखने को मिला और कई अनुसंधान व विकास और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना हुई, जिनका नेतृत्व विभिन्न क्षेत्रों के योग्य नेता कर रहे हैं। भारत के उपग्रह तथा उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रमों द्वारा देश को किसी प्रकार का उपग्रह डिज़ाइन करने तथा विकसित करने और उसे अपनी ही धरती से अपने प्रक्षेपण यानों द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता प्रदान की। PSLV C5 की 7वीं सफल उड़ान ने स्वदेशी योग्यता में भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया। इसी प्रकार भारत किसी भी प्रकार की मिसाइल या मुखाग्र को यानी मिसाइल के आगे के भाग को डिज़ाइन करने, उसे विकसित करने तथा उत्पादित करने में सक्षम है। भारतीय सेना में पृथ्वी तथा अग्नि को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमता का प्रमाण है।
यानी पृथ्वी और अग्नि, ये दो मिसाइल हैं जो भारत की ही देन है। भारतीय सॉफ्टवेयर अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे परिवर्तन के लिए भारत के युवा व्यापारियों, उद्योगपतियों का विशाल समूह प्रशंसनीय है। हमारा कुशल जन संसाधन विश्व में सबसे इच्छित जन संसाधनों में से एक है। यह विकसित विश्व के आर्थिक विकास में भारतीय वैज्ञानिकों व उद्योगपतियों के बड़े योगदानों से स्पष्ट है। भारत के पास कुछ ऐसी संपदाएं तथा लाभ हैं जिनके बारे में विश्व के कुछ देश गर्व से दावा कर सकते हैं। हमें अपने गौरवशाली अतीत और वर्तमान योगदानों तथा अपने भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को पहचानना चाहिए। जब भारत खुद को एक बौद्धिक शक्ति में बदलने और फिर अगले दशकों के भीतर एक विकसित देश बनने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकता है, जो एक बौद्धिक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर होने के लिए वास्तविक इंजन है।